गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? देखो, चुनाव मुद्दे के आधार पर लड़ा जाता है। माननीय भूतपूर्व आमदार श्री गोपाल जी अग्रवाल, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास में 27 साल का राज्य था। 27 साल के राज्य में इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं बता सकता, आज मैंने मेरे जीवन में पहली बार पीला झंडा देखा हूँ बीजेपी का। जीवन में पहली बार। ये क्या है, क्या चल क्या रहा है भैया? सीधा सीधा बोलना है, ये चूतिया बनाना है मतदारों को, समझे क्या? पैसे की राजनीति हो रही है। इनके पास ना कोई पोर्टफोलियो है ना कुछ है। जब गोंदिया तालुका ये सबसे ऊपर और हटके हर चीज़, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गई अपने यहाँ। उस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हमारे जो रेगुलर आमदार है उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाया। अरे बच्चों के जो पढ़े लिखे बच्चे तैयार होते हैं, इनके भविष्य के बारे में आप क्या सोच रहे हो? दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं छोटा गोंदिया में मौजूद हूँ। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जो कि सर्वे शुरू है और छोटा गोंदिया चावड़ी चौक में आज हमारे साथ में कुछ कांग्रेस के, कुछ भाजपा के लोग जुड़े हुए हैं और आज यहाँ पे भारी चौपाल हम लेने जा रहे हैं। किसका पल्ला किस पर भारी और कौन गोंदिया विधानसभा क्षेत्र का राजा बनेगा। तो दर्शकों, हमारे साथ में भाजपा के, कांग्रेस के कुछ पदाधिकारीगण मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। क्या बताओगे, अभी आगामी समय में गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? देखो, चुनाव मुद्दे के आधार पर लड़ा जाता है। माननीय भूतपूर्व आमदार श्री गोपाल जी अग्रवाल, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास में 27 साल का राज्य था। 27 साल के राज्य में इन्होंने कोई काम नहीं किया और कोई विकास का काम नहीं किया। आज हर एरिया में आप चले जाइए, छोटा गोंदिया हो, रामनगर हो या मरारटोली हो या कोई भी एरिया हो, आज हमारे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनके लिए जगह जगह पे ग्रीन जिम लगवाई गई है। यह है विकास का काम। और इसके बाद अभी हर गांव में महिला बचत गट होता है। महिला बचत गट के लिए माननीय आमदार श्री विनोद जी अग्रवाल, इनके माध्यम से हर गांव में महिला बचत गट के लिए उनके लिए एक सभागृह बनाया गया क्योंकि उनकी मीटिंग हो सके, उनका वहाँ से मतलब उनका व्यवस्था चलती है। आज किसानों की बात, किसानों को इन लोगों ने ना बिजली बिल माफ़ किया ना कुछ किया। आज हमारे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस आए थे, प्रति हेक्टर 20,000 रुपये का बोनस था, उसको बढ़ा के 25,000 किया गया। और इसके पहले आपने भी, पूरे यहाँ पर भी किसान है, आपने भी देखा होगा, इसके पहले क्या होता था कि धान के लिए किसान ऐसा घंटों लाइन में खड़ा रहता था। एक दिन नंबर लगेगा, शाम को लगेगा, 2 दिन बाद लगेगा, लेकिन इसको बोलते हैं विकास। आज विकास कैसा है हमारे ज़माने में और हमारे आमदार के समय पे कि धान खरीदी वाला पूछता है कि भैया मैं गाड़ी कब लगाऊं, ट्रैक्टर कब लगाऊं, खेत से धान उठाता है। इसको बोला जाता है विकास। रोड का चकाचांद और एक आधा रोड बना दिए और कुछ बना दिए तो उसको विकास नहीं बोला जाता। तुमने 27 साल में क्या किए भैया? आज बोल रहे हो कि मेरा आखिरी है, तो आखिरी काय के लिए है? सिर्फ माल बटोरने के लिए? मेरे को एक मौका दे दो। अरे जो तुम्हारे को 5-5 मौके मिले तो तुमने कुछ नहीं किए, तो इसके बाद में तुम क्या करोगे? आज तुम सिलेंडर का देख लो, आज तुम कोई भी चीज़ के लिए देख लो, हाँ सल्फेट का देख लो, यूरिया का देख लो। पहले लाइन लगती थी, मारा पीटी होती थी, झगड़ा होता था इनके ज़माने में। आज यूरिया किसान को सहज तरीके से मिल जा रहा है। और धान क्या बोलता है, धान खरीदी वाला, ये चित्र आपसे मैं पूछता हूँ, आप भी एक किसान के बेटे हो। अभी क्या बोलता है व्यापारी, भैया मैं ट्रैक्टर कब भेजूँ? और पहले किसान क्या करता था, वहाँ पे जाके घंटों अपना यानी वो ये किसान 200 रुपये 300 रुपये रोजी से काम को जाता है, वो वहाँ पे लाइन लगता था। पूछिए आप गोपाल दास जी अग्रवाल जी से कि ये विकास है कि कोई तुम्हारे ज़माने में 27 साल में विकास था? ठीक है, क्या बताओगे, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, जैसे कि आप कांग्रेस के यहाँ के सक्षम कार्यकर्ता और जिस तरीके से भाजपा के जो कार्यकर्ता है उन्होंने सीधा सीधा निशाना ताना है कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल पे कि कहा जा रहा है कि विकास किसे कहा जाता है? आपको क्या लग रहा है, विकास किसे कहा जाता है? हमारे भाई ने अभी बताया जो बीजेपी का नेतृत्व संभालते हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, विकास हर चीज़ का होता है। विकास किसी का नाम भी होता है। विकास कैसा होना चाहिए? हमारे मित्र ने कहा
कि 27 साल में क्या हुआ। 27 साल में पॉलिटेक्निक कॉलेज, जब बच्चे लिख पढ़ के 10वीं तक के पढ़ते, 12वीं तक पढ़ते, उसके बाद में उनको एक डिग्री कॉलेज करना पड़ता है। आज अपने यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आज दवाखाना है, एक छोटा सा बेड था, 10-20 बेड से उन्होंने आगे बढ़ाया। आज तुम इमारत देख लो, शासकीय इमारत, ये गोपाल भैया की देन है। आज तुम जो मेडिकल कॉलेज गोंदिया में आई है, उसके लिए 3-4 साल उन्होंने केस लड़ा, उसके बाद आज मेडिकल कॉलेज चालू हुई। चाहे बंदारी की व्यवस्था हो, वो 27 साल रहे तो उन्होंने अपना एक प्रतिनिधित्व, गोपाल दास जी अग्रवाल ने, एक जो गांव में मेंबर होता है, एक जिला परिषद सदस्य होता है, वो अपने गांव में जितने काम कराना चाहता है उतना काम मांग के लाने की क्षमता गोपाल दास जी अग्रवाल में है। आप भंडारा गोंदिया जिले के अंदर तालुका देखिए, उन्होंने जो 27 साल रहे, तो वो पूरे तालुका का आप एक निराकरण कीजिए। गोंदिया तालुका ये सबसे ऊपर और हटके हर चीज़, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गई अपने यहाँ, उस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हमारे जो रेगुलर आमदार हैं उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाया। अरे बच्चों के जो पढ़े लिख के बच्चे तैयार होते हैं, उनके भविष्य के बारे में आप क्या सोच रहे हो? ये भी दर्शकों, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, क्या बताओगे? जैसे कि इन्होंने बताया है कि मेरे मित्र ने जो बताया, सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज का मेरे मित्र को इतना समझना चाहिए। हाँ, मेरे को उस बात पे हंसी आती है। आज मेरे को एक बार बताओ, आप ही बताओ कि राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा के साथ में गठबंधन में कितने साल पहले आई? यही प्रफुल्ल सेठ और गोपाल दास जी अग्रवाल है, इनकी सत्ता थी और सत्ता में रहते भी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुआ और ये दोष दे रहे आज हमारे को। ये हास्यास्पद घटना है कि नहीं? और एक दूसरी बात, मोदी जी ने 15 लाख रुपए मिलेंगे नहीं, इतना धन है भले कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ सकते हैं एक प्रत्येक व्यक्ति के, इतना काला धन बाहर है भैया। 70 साल तो नहीं, 70 साल में बोलो, 70 साल कांग्रेस ने राज नहीं करी, ये हमारे को भी बताया, लेकिन जो भी 40-45 साल जो राज करी उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना पैसा विदेशों में है, वो इंटरनेशनल मुद्दा है। 2 शब्द सिर्फ बोलना चाहूँगा उसके बारे में। मोदी जी इतनी जड़ें काट रहे हैं। आज वक्फ बोर्ड के अंदर में सबसे ज़्यादा जमीन रेलवे के बाद में हिंदुस्तान के अंदर में उनके पास में है, उसके अंदर में आज संशोधन करने की बात आई। यही हमारे मित्र वो वक्फ बोर्ड चालू कराने के पक्ष में मार्केट में जाते हैं और गोंदिया बंद करवाते हैं, और वो पूरे लोग ही करते हैं। जिनका सपोर्ट होगा, उनकी पार्टी है, वो जाए, मैं उससे मना नहीं है। लेकिन उसके बाद अभी 370 धारा हटी, अभी ताज़ा माहौल, अभी तुम भी टीवी में देख रहे हो, वहाँ पे विधानसभा में लागू किया, मतलब उन्होंने लागू कर दी कि 370 बहाल किया जाए। आज देश किधर जा रहा है? देश अखंड का, हमारे मोदी जी देश को अखंड बनाना चाहते हैं और ये उसको विभिन्न करना चाहते हैं। एक देश और दो झंडे, ऐसा होता है क्या? ये संविधान का उल्लंघन नहीं है क्या? आज के पहले जब 370 धारा जब लगी थी कश्मीर के अंदर में, तो वहाँ पे वो उनका खुद का एक अलग झंडा रहता था और भारत माता की जय नहीं बोल सकते थे तुम, और लाल चौक में तुम झंडा नहीं फहरा सकते थे। ये बातें तो इन सभी लोगों को समझना चाहिए। और वो इंजीनियरिंग कॉलेज कब बंद हुआ? जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब ये कांग्रेस के लोग थे, जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुआ है। और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ विकास के बारे में और इसके बारे में। आज मेरे छोटा गोंदिया के अंदर में, मैं पार्षद नहीं हूँ, मैं चुनाव हार गया, फिर भी उसके बाद में भी मैंने 10 करोड़ रुपए के काम माननीय विनोद जी अग्रवाल के माध्यम से लाया। आज ये बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा हितैषी बाबा साहब को मानते हैं। क्या बाबा साहब को मानने वाला पूरा हिंदुस्तान है? ये सिर्फ राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं। छोटा गोंदिया के अंदर में बाबा साहब का तीर्थ स्थल है। बाबा साहब के तीर्थ स्थल को सबसे ज़्यादा निधि इसके पहले जो डॉक्टर बडोले साहब मंत्री थे, सामाजिक न्याय मंत्री थे, उन्होंने निधि दिया। उसके बाद में विनोद अग्रवाल ने 1 करोड़ दिया। इनके कांग्रेस के नेताओं ने कितनी निधि दिए? आज ऐतिहासिक, यानी बाबा साहब की वहाँ पर अस्थियाँ रखी हुई है। आज वो ऐतिहासिक जगह है,
5-10 लाख के ऊपर में कभी इन लोगों ने उसका विकास नहीं किया। ये क्या बताएंगे जी हमारे को विकास? मनोहर चौक से ना तो राजापुर चौक तक के 11 करोड़ 76 लाख का रोड का भूमि पूजन हुआ है। ये 3 साल से हम रोड के लिए बहुत माननीय विनोद जी अग्रवाल के माध्यम से हमने बात रखी थी, लेकिन क्या हो गया, ये रोड नहीं बनना चाहिए करके बीच में ही 10-20 लाख रुपए का काम दे देते। तो क्या हो जाता है, अगर से जो रोड अगर से तुम्हारा फाइनल तुम डाल रहे हो वहाँ से लेके वहाँ तक, अगर से वहाँ पर अगर से आप एक आधा 10-20 लाख का काम देते तो रोड रुक जाता है। उसके लिए कोर्ट में विनोद भैया ने केस जीते और उसके बाद में अभी हमारी इलेक्शन लगने के थे, उसके पहले जस्ट भूमि पूजन हुआ, नहीं तो आज छोटा गोंदिया का ये रोड बन के तैयार हो गया रहता। सिर्फ और सिर्फ भूतपूर्व विधायक श्री गोपाल अग्रवाल जी इन्होंने यहाँ पर मध्यस्थता की और ये 10-20 लाख रुपए का रोड डाला और मतलब A1 क्लास का रोड नहीं बनना चाहिए करके उन्होंने ये काम होने नहीं दिया। पूछो हमारे मित्रों से ऐसा क्यों? आज हमारे विकास में जब बाधा डाल रहे तो हम उनके लिए कैसे काम कर सकते हैं और उनका कैसा सपोर्ट करेंगे बताओ बोला आप। आज हमारे अगर से छोटा गोंदिया में इतना बड़ा रोड बन रहा है 11-12 करोड़ रुपए का, तो उसके लिए तो लोगों ने उसका विरोध करना चाहिए। हमारे साथ में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनसे जानेंगे। क्या बताओगे, रास्ते का उल्लेख उन्होंने किया कि 12 करोड़ रुपए के रास्ते में भूतपूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल इन्होंने बार बार बाधा डालने का काम किया है, नहीं तो आज तक के रोड बना रहता। हमारे मित्र ने इसके पूर्व कहा कि कटोंगे तो बटोंगे। मुझे एक बात बताइए, 70 साल से हमारी कांग्रेस थी, तो क्या आपने घर में 13वीं नहीं की है? आपने अपने बच्चों का सुतुक नहीं किए? दुर्गा जी की पूजा नहीं की कांग्रेस के राज्य में? गणेश जी की पूजा नहीं की है? किसी महापुरुष के विचारधारों की जय जयकार नहीं की है? कि ये सब चीज़ों पे बंदी थी? कटोंगे तो बटोंगे क्या ये बोलते हैं? 70,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला करता है और उनको मोदी जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ कल, और जब वो बीजेपी से राष्ट्रवादी से बीजेपी में आ जाते हैं, गमछा पहन लेते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं। है ना? इनका ऐसा है कि तुम बीजेपी में रहोगे तो हिंदू हो और बीजेपी में नहीं रहोगे तो पता नहीं तुम कौन हो। यानी कैसा होता है, विकास की बातें इनके पास नहीं है। और रही रोड रास्ते नाले गलियों की बात, रोड रास्ते चलते रहेंगे। रोड बनाना आमदार खासदार या अपना अथल प्रयास सभी करते, कोई भी आमदार हो जो रनिंग रहे, चाहे भूतपूर्व रहे। अभी जब मैं भूतपूर्व मेंबर हूँ तो मैं भी कहूँगा कि मैंने अपने समय में ये काम किया, क्योंकि वो काम हर कोई करता है। अभी आपने बोले रोड रास्ते, कोई किसी में बाधा डालता नहीं। ये चुनाव का समय है और जनता ने ये विचार करना चाहिए कि हमें किसको मतदान करना चाहिए, क्योंकि देश में जो और महाराष्ट्र में बताइए मुझे, शिवसेना की 2 पार्टियां कराती है, राष्ट्रवादी की 2 पार्टियां, यानी किसी को भी ये एकजुट देखना पसंद नहीं करते। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि कूट डालो राजनीति करो। ये बात सही बात है, फूट डाल के राजनीति करो। और ये एकता की क्या बात कर रहे हैं? हमारे मित्र कहते हैं कि भैया हम सब एक है, हिंदू है, हम तो सनातनी है बोलते हैं। सनातन था सबसे पहले और सनातनी है हम। सनातन किसने बनाया? सभी जाति धर्म के लोग, हर जाति के वो इन सब ने मिलकर सनातन बना। हम सनातनी लोग हैं और सनातन के लोग हैं। और उसके बाद में तुम हिंदू मुस्लिम, जब भी कुछ हुआ देश में झगड़े फैला दो। अभी वो देखे हाथरस में जो, जैसे कि आपने कहा हिंदू मुस्लिम की बात, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार मणिपुर में थी, मणिपुर में एक लड़की के ऊपर अत्याचार होता है, तो क्यों चुपचाप रहे कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि वहाँ के नेता मंडल है, क्यों सामने नहीं आए? सामने आए। अभी मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अगर समझ लो कोई विवाद हो गया और मैं यहाँ का मेंबर हूँ, ठीक है, अब मैं कहीं दूसरे काम में हूँ, आए उस समस्या का समाधान किए उनने, उस जगह पर क्या हुआ, क्या होता है विवाद या कोई भी घटना जो होती है, नहीं, वो सवाल नहीं मेरा। एक लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ, मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा जो वर्ड बोलने लायक है, लेकिन आप समझ सकते हो, तो क्यों चुप रहे? मेरा ये कहने का मतलब है चुप नहीं रहे। जितना कायदे कानून से काम होता था, सरकार में रहने के बाद उसकी छानबीन जैसी होना था, कायदे से उन्होंने किए। अपन किसी भी चीज़ पे जब पद पे रहते हैं तो उन चीज़ों का बबामला इसलिए नहीं करते। एक तरफ देखा जाए तो कोलकाता रेप कांड आपने देखे होंगे, डॉक्टर लेडी, उस वहाँ की भी जो सत्ता थी कांग्रेस के गठबंधन में थी, वहाँ की जो मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, इन्होंने स्ट्रिक्टली कार्रवाई करने का आदेश भी जारी नहीं किए। जब कहीं जाके भाजपा के कुछ प्रतिनिधि मंडलों को मालूम होता है तब कहीं जाके कार्रवाई होती है। क्या उसके लिए हमने गोंदिया बंद कराए थे? महाराष्ट्र में पूरी चळवळ चालू की है, वहाँ तो हुई, जहाँ घटना हुई और वो गलत हुआ, कोई भी हो, चाहे हमारी कोई भी माताएं बहनाएं हो,
उनके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कि स्त्री और पुरुष ये युगों युगों से चलते आ रहा है। इस पृथ्वी पे दोनों एक साथ रहेंगे तो जीवन की जो विचारधारा है, चाहे जीवन चलाने में उनका दोनों का एक में का सहभाग है। और किसी के भी ये दुख की बात है। प्रत्याशी लोग हैं, क्या बताओगे? जैसे वाले मेरे लोग बोले कांग्रेस के लोग देखो कैसा है, हमारे दोस्त ने बताया भैया हम तो साफ सुथरे लोग हैं और हाथी बदलेंगे हालात। हम अपना जो ये पंजा इसको चेंज नहीं करते। हमारे मित्र को पूछो, उन्होंने सफ़ेद वाला कमल का फूल लगाया है। अरे वो कहाँ गया भगवा? हम पूछना चाहते हैं, हम भगवाधारी है तो कहाँ गया हमारा भगवा? सफ़ेद फूल लगाए और ये बोलते हमने राम को लाया है इस दुनिया में। वो आदि अनादि है और ऐसे महापुरुष भगवान राम जैसे दुनिया में आते राजा और अपना कार्य करके चले जाते और ये बोलते हमने राम को लाए। कोई भगवान को ला सकता है? मुझे बताइए। पर राम को लाए हैं कि ऐसी गलत बातें कर कर देश को लड़ाने का काम ही। बिलाली बहन पे योजना चली, आपने 1500 नहीं दिए यार। इधर तेल का रेट बढ़ा दिया, खंडे का रेट बढ़ गया, दाल का रेट बढ़ गया, लाइट का बिल धनाधम दे दिए। इधर 1500 दो और इधर खटाखट वापस लो। ये बात कहीं हजम नहीं होती। इसलिए हम देंगे लेकिन रेट को भी सीमित रखेंगे और हमारे बहनाओं को 3000 रुपये देंगे। हमारी सरकार आती है, हमारा कांग्रेस का प्रधानमंत्री सम्मानीय नाना भाऊ पटोले जी, एक किसान का बच्चा, वो आज यहाँ से चुन के आ रहा है और हमको उनको सपोर्ट करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि ओबीसी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र पे बैठे। बात ओबीसी की करना चाहते हैं, इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस को मतदान करेंगे और सभी लोग मिल के करेंगे। जैसे कि आपने कहा तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जाति भेद करने का काम तो नहीं की। पिछले कुछ समय के पहले आपने देखा होगा, 70 साल का इतिहास आपको बताना चाहूँगा। 70 साल के इतिहास के समय जो कि देश के पंतप्रधान मनमोहन सिंह थे, उस समय की बात कहना चाहूँगा। उस समय से 70 साल की गतिविधि में जब ओबीसी समाज की बात आप कर रहे हो तो उस समय आरक्षण की बात क्यों नहीं कही गई? भाई अगर आपको पता होगा, एससी, एसटी और ओबीसी इनको कांग्रेस के समय में बराबर जातियों में बटोरने का काम कांग्रेस ने की या नहीं की? मैं आरक्षण की बात पूछी आपने, पहले मैं आरक्षण का बताता हूँ फिर वो भी बताऊंगा। आरक्षण अभी बच्चों को पूछो आप, EWS ओपन को आरक्षण दिए, हमारा विरोध नहीं है, दीजिए। लेकिन ओबीसी का आरक्षण कम करके अगर आप हमारे आरक्षण को कहीं ना कहीं दगा पहुंचाते हो तो ओबीसी की जनता, वो जो बच्चे हैं और जो लिखने पढ़ने वाले बच्चे, ये कभी कहीं माफ नहीं करेंगे। क्योंकि अभी जितनी भी नौकरी की भर्तियां निकल रही है, ओबीसी का आरक्षण की बात नहीं हो रही और ओबीसी के लिए जगह नहीं निकलती। इसलिए जो हमारे ओबीसी के लोग हैं, इस बार जिस तरीके से हमारे खासदार साहब प्रशांत जी पटोले को लाए, इनके जो खासदार थे अरबों करोड़पति, वो नहीं चल पाए। और उसी तरह पूरे गोंदिया भंडारा जिले में कांग्रेस के ही उम्मीदवार जीत के आएंगे, आपको विश्वास के साथ बताता हूँ। और कांग्रेस का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनेगा, ये तय है। विरासत की ही राजनीति करने का काम क्या नेतागण करेंगे या अपने ही परिवार में चुनाव लड़वाएंगे या खुद ही चुनाव लड़ते रहेंगे? मेरे पास सबसे पहला मुद्दा है कि इनके पास, न बीजेपी के पास न कांग्रेस के पास किसी भी चीज़ की प्लानिंग है क्या? महाराष्ट्र के बारे में इनके पास प्लानिंग है क्या? मैं सभी मेरे भाइयों से पूछना चाहूँगा, मैं सीधी सीधी बात पूछता हूँ, आज मतदाता की इज्जत है क्या? आपने अगर से किसी को मत किए होंगे तो जब 2019 में आपने किसी को मत किए, मत दिए, मतदान दिए, धूप में लगे, लाइन में लगे, कुछ भी किए, आज आप बता सकते हो कि आपने जिसको मत की वो कौन से पार्टी में है? कोई नहीं बता सकते, या मेरा भाई कोई नहीं बता सकता। क्योंकि हमने मतदान किए थे अगर से शिवसेना और भाजपा जब लड़ी थी 2019 में, तो हमको नहीं चाहिए था कांग्रेस और राष्ट्रवादी, तब हमने शिवसेना और बीजेपी को वोट दिए। और जिसने वोट दिया राष्ट्रवादी और कांग्रेस को, तो उनको नहीं चाहिए था शिवसेना और बीजेपी। आज क्या हुआ? आज तो सरकार चिवड़ा है, बता ही नहीं सकते कौन किसके साथ है। ना आप बता सकते ना मैं बता सकता। आज मैंने मेरे जीवन में पहली बार पीला झंडा देखा हूँ बीजेपी का, जीवन में पहली बार। ये क्या है? क्या चल क्या रहा है भैया? सीधा सीधा बोलना है, ये चूतिया बनाना है मतदारों को, समझे क्या? पैसे की राजनीति हो रही है, इनके पास ना कोई पोर्टफोलियो है ना कुछ है। जब मुंबई में टोल टैक्स ज़बरदस्ती के लिए जा रहे थे तो किसने बंद किया? वहाँ के पूरे महाराष्ट्र के 65 टोल टैक्स किसने बंद करवाया?
किसी की गांड में ताकत थी, किसी भी पार्टी की गांड में ताकत नहीं थी, वो राज साहब ने जाके बंद कराया। हराम के पैसे दे रहे थे गवर्नमेंट को, हराम के, हमने बंद कराया, राज साहब ने बंद कराया। मैंने सैनिक जाके तोड़ के आया टोल टैक्स, तब बंद हुआ। किसके लिए? आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा, पूरे महाराष्ट्र में अगर से सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं तो किसके लिए होते हैं? मनसे पे, लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं होते। हम गुंडे घूमते नहीं हैं, हम गुंडे लोगों के लिए, समझे? तो बोलने का मतलब सीधा सीधा है, महाराष्ट्र में एक बार सरकार दे के देखो मनसे की। खुले खुले साहब तो खुला खुला बोलते, कोई छुप के नहीं बोलते, पूरे मंच पे बोलते कि एक बार दे के देखो। पुलिस को 48 घंटा खुला छोड़ के देखो ना, गांव में गुंडे घूमेंगे ही नहीं, गांव में गुंडे घूमेंगे ही नहीं। ये जो हमारी माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहे, आज जो बालापुर का जो केस था मुंबई का, 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, किसने बाहर निकाला? राष्ट्रवादी आई, कांग्रेस आई या बीजेपी आई? कोई नहीं आया। एक मनसे की एक नेता लीडर जो वहाँ की महिला आघाड़ी की अध्यक्ष है, उसने वो मामला खोद के निकाली, तब वो जाके अपना महाराष्ट्र का मुद्दा बना और उस लड़की को न्याय मिला। तो ये कहाँ गए तुम्हारे बीजेपी, राष्ट्रवादी, कांग्रेस? कहाँ घुसी, कहाँ थी भैया? सब पैसे की राजनीति है। आज गोंदिया शहर में एक बात बताओ, हमारे बाबू साहेब पंजे में आ गए, भाई साहब कहाँ आ गए? बीजेपी में आ गए। तुम इधर से उधर पलटी मारो और हम मतदार चूतिया है। अब फिर पता चल रहा है कि यहाँ कुछ 2 दिन में और कोई सत्ता का समीकरण बदल रहा है, फिर ये कांग्रेस चले गए, फिर ये बीजेपी चलेगा, किसी ने चाबी संगठन खड़ा कर दिया। तो जनता चूतिया है कि क्या है? तो इस बार मतदान जनता अपने मन से करेगी और मनसे को करेगी। क्यों? क्योंकि वो आदमी जनता के लिए लड़ता है। बराबर है, क्योंकि जनता समझदार है भैया। इस बार नोट काम नहीं करेंगे, इस बार विचार काम करेंगे, विचारधारा काम करेगी। जैसे कि भाजपा के लोग कहते हैं, भाजपा युति के गठबंधन के नेता कार्यकर्ता कहते हैं कि विकास किए, रोड रास्ते बनाए, कृषि गोडाउन बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, कई सारी बातें कहते हैं। हमने लाडली बहना योजना दी, दवाइयों को कोरा रख दिए, ऐसी भी बातें आती है। 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं आपको थोड़ा सा गोंदिया शहर के रास्ते देखे हो ना आपने, तो थोड़ा सा जाके एक आपका ही कैमरा लेके जाना और गोंदिया शहर के रास्ते देखना। बात रही लाडली बहन योजना की, लाडली बहन योजना बहुत अच्छी योजना, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाडले भाऊ का क्या? लाडले भाऊ के जेब से जो पैसे निकल रहे उसका क्या? सिलेंडर 500 रुपये का 800 कर दिए, ठीक है। पेट्रोल के दामों का पता नहीं है, कब बढ़ जाए कब कम हो जाए। आज इलेक्शन है, 10 रुपये कम कर देंगे, इलेक्शन खत्म 23 तारीख के बाद 20 रुपये बढ़ जाएंगे। क्या लग रहा है गोंदिया में क्या पैसे लेके चुनाव होता है क्या? बिल्कुल होता है, यहाँ पैसे की राजनीति है। और हम भले ही गरीब होंगे भैया, लेकिन बिकते नहीं। लाडली बहन योजना के बारे में 2 शब्दों में बताता हूँ। अगर से बीजेपी की सरकार गिर गई तो लाडली बहन योजना घुस गई, कोई लाडली बहन को पैसे नहीं दे रहा। और लाडली बहन योजना आपको मालूम है क्या? महाराष्ट्र में, पूरे भारत में 3रे नंबर पे कर्जे में स्टेट है महाराष्ट्र। कहाँ से आया? कहाँ से आया? ये फुकट की योजना है ना भैया। फुकट की योजनाएं देने से अच्छा मेरे भाइयों को रोजगार दो, मेरी बहनों को रोजगार दो, नागरिकों को रोजगार दो, हाँ, उनको सक्षम बनाओ ताकि वो खुद कमा लेना। तुम्हारे भीख के पैसे हमको नहीं उड़ाना जी, तुम्हारे 5 रुपए के राशन से हम नहीं पलते, खर्चे बहुत है हमारे पीछे। हमारे बच्चे साला जिस स्कूल में जाते हैं ना, उस स्कूल की अवस्थाएं देखो ना। गोंदिया नंबर 1 है क्या आपके हिसाब से? गोंदिया 27 साल से और ये 3 साल से गोंदिया नंबर 1 है क्या? गोंदिया को नंबर 1 बनाने के लिए और 300 साल लगेंगे अगर से इनकी सत्ता लगी तो, और मेरी 5 पीढ़ियाँ लगेंगी इनको नंबर 1 बनाने के लिए। ना बीजेपी बना सकती है, ना राष्ट्रवादी बना सकती है, ना कांग्रेस बना सकती है। क्योंकि ये एक बात बताओ, कांग्रेस का पहला नारा था कब से? 48 से 50 से कि गरीबी मिटाओ। मिटी क्या? मिटी क्या? गरीबी मिट गई होंगी,
तो अब लोगों को रोजगार दे दो। अरे आज भी गरीबी निपटा रहे। भ्रष्टाचार, नोटबंदी कितना बड़ा भ्रष्टाचार था, नहीं समझ में आया कि लोगों को जिस दिन सरकार गिर जाए ना बीजेपी की, उस दिन समझ में आएगा कि नोटबंदी कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। एक बात बताओ, यहाँ मेरे आमदार खासदार जो भी बैठे होंगे इनने किए क्या? आज ग्रामीण में आप घूमते हो, कहीं भी घूमते हो, रोड रास्ते है क्या? है ऐसे है कि उन पे गाड़ी जो 5 साल में खराब होने वाली ना साहब, 3 साल में खराब हो जाए। वो मेरी गाड़ी की हालत देख लो साला, 5 साल पहले खरीदा था, वो खराब हो गई। क्यों? देन है कांग्रेस की, बीजेपी की। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? जैसे कि मनसे के पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा सिर्फ समीकरण बिगाड़ने का काम करती है और गरीबी हटाओ गरीबी बचाओ का नारा तो जैसे कि वैसे रहा। कैसा है, देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसकी परिस्थितियाँ और आज की परिस्थिति देखो तो ये बहुत जगह प्रगति हुई है, लेकिन सभी जगह सुधार करने के लिए जो समय था वो पर्याप्त समय के अंदर जो होना चाहिए नहीं हो पाया। हमारे भाई ने जो बताया वो उनके विचार थे और सही विचार थे, लेकिन सत्ता का शासन अच्छे लोगों के हाथ में आया तो सही चलता है। और शासन, एक कहावत है, अक्लमंद के हाथ में आप किताब दोगे तो पढ़कर बताएगा और अनपढ़ के हाथ में किताब दोगे तो उसका नाश्ता बनाएगा। विगत 10 सालों से देश की सत्ता, मतलब अभी तक के जो अक्लमंद लोग हैं अभी तक राजनीति में आए नहीं क्या? नहीं, 47 के बाद सन 94 तक अक्लमंद लोग थे। जो भी सत्ता पर बैठा आसीन वो आदमी अक्लमंद थे, इसलिए सन 80-90 का दशक देखो, शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ था, लेकिन 80-90-2000 के दशक में हमारी युवा पीढ़ी पढ़ने लिखी तो सुशिक्षित समझदार हुई और इस समय रोजगारों के लिए भी लोगों के मुद्दे उठे, रोजगार भर्तियां भी होते रही। लेकिन विगत 10 साल से एक राष्ट्र बनाएंगे, नेक राष्ट्र बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, ये जो के साथ 14 में सत्ता स्थापन हुई और 14 के बाद एक अनपढ़ गंवार को, घर से भगे हुए को हमने देश का सत्ता दिया और उस सत्ता ने हमको आपसी में लड़ाते हमको बंटाधार कर दिया। आज 10 साल से लोगों को रोजगार नहीं है। जो मुफ्त की योजनाएं जरूरतमंदों को थी, वृद्धा लोगों को पेंशन थी, जिनके पति नहीं थे उनको पेंशन थी, उस समय ये लोग बोलते थे कि ये फुकट का देकर लोगों को आलसी बना रहे। अब तो इन्होंने अनाज फ्री कर दिया, लोगों का डाटा फ्री कर दिया। ये डाटा फ्री करना लोगों के लिए जरूरी नहीं है, लोगों के लिए आटा फ्री करना जरूरी नहीं है। लोगों को कर्मवान बनाओ, लोगों को बुद्धिमान बनाओ, इसके लिए शिक्षा जरूरी है। बुद्धिमान की जैसे आपने बात कहे तो बुद्धिमान की बात को लेकर मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा को लेकर आपने कहे तो आज कई सारी जिला परिषद की स्कूलें आज बंद हो चुकी है। आज का एजुकेशन स्तर पीछे हो गया है, आज की युवा पीढ़ी ढंग से पढ़ नहीं पा रही है। देखो, आपने बहुत सही बात बोले, मार्मिक बात बोले। आप ये समझोगे कि सन 2014 के पहले जिला परिषद स्कूलें बंद हुई थी क्या? 2014 के पहले जिला परिषद स्कूलें बंद हुई थी क्या? नहीं हुई थी। देखो, प्राइवेट स्कूलें जिला परिषद स्कूल के पहले चालू हुई, लेकिन सन 2000 तक के जो जैसे कि जिला परिषद की स्कूलें कम हो गई, प्राइवेट स्कूलें बढ़ गई। आप मेरा जवाब पूरा सुन लीजिए। 2014 के पहले प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेंट एक शिक्षा का स्तर और सुधार करके उसको 20% 40% शासकीय अनुदान देती थी और गवर्नमेंट पूर्णतः करती थी। 14 के बाद सत्ता में ऐसा आया कि आप पूर्णकालीन नॉन ग्रांट स्कूल किए। 14 के बाद तो बीजेपी की सरकार आई। सुन लो, और पूर्णकालीन नॉन ग्रांट स्कूल में पहले जिस स्कूल के प्राइवेट स्कूल की फीस 1000 रुपए थी, आज वो आपके कॉन्वेंट के बच्चे की 25,000 से 40,000 है, क्योंकि वो स्कूल संचालक पर आपका मैनेजमेंट नहीं है। ये 14 के पहले मैनेजमेंट था उनका। शिक्षा का स्तर 14 के बाद बंद हुआ है, सुधार नहीं हुआ है। प्राइवेट लोगों को, पैसे वाले के बच्चे पढ़ रहे हैं, साधारण लोग, और 14 के बाद में ही जिला परिषद स्कूलों की संख्या घट रही है। इसके पहले जिला परिषद स्कूलों की संख्या नहीं घटी, भले सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ती थी। लोगों को रोजगार के लिए आपने 10 साल में कारखाने नहीं दिए, प्राइवेट रोजगार को बढ़ावा दिया, लेकिन सरकारी रोजगार को आपने खत्म किया है।
सत्ता चलाने वाले ने इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि जनता सुखी रहना चाहिए, समाधानी रहना चाहिए, लेकिन जनता सुखी नहीं रह रही, जनता दुखी है, जनता असमाधानी है। हमारा एक नियम था पहले, हम सब वसुधैव कुटुंबकम हमारी प्रचर, हम सब एक है। जब देश का प्रधानमंत्री सिख था, देश का राष्ट्रपति अल्पसंख्यक था, तो उस समय देश सुरक्षित हाथों में था। 14 के बाद देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, देश के राष्ट्रपति हिंदू है, और आप बोलते हो हिंदू खतरे में है। तो ये भारत का हिंदू खतरे में नहीं है, ये अंधभक्त हिंदू खतरे में है। क्योंकि जिस गांव में, जिस बस्ती में, जिस शहर में सभी समाज भाई के लोग रहते हैं, ये अपने भाईचारे के साथ रहते हैं, किसी का किसी में आपस में बैर नहीं है, एक दूसरे के सुख समय में दुख में सम्मिलित होते हैं। लेकिन आप इस प्रचार तंत्र से, मिसलीड मीडिया तंत्र से उनको गुमराह कर रहे हो, ये बहुत गलत है। हम गुमराह नहीं कर रहे, जैसे कि आप कह रहे हो गुमराह कर रहे हैं। 14 के बाद आपने बोले कि सत्ता बदल गई, तो एक सवाल आपसे छोटा सा करूंगा कि 100 रुपये का साधारण स्टैम्प आज 500 रुपये में बिक रहा है, और एपिट्यूड करने की बात आ रही है, तो साधारण सा गरीब बंदा वह एपिट्यूड कैसे करेगा? 500 रुपये का स्टैम्प खरीदेगा कि 100 रुपये का खरीदेगा? 100 रुपये का और 500 रुपये का अंतर बताओ, तभी मैं मानूंगा कि मीडिया के जरिए गलत प्रचार हो रहा है कि बदनामी हो रही है। देखो क्या हुआ, कोरोना काल से देश पर आर्थिक बोझा ज़्यादा बढ़ा, सरकारें की लेन देन फरोख्त हुई, और इस चीज़ों में इन्होंने क्या किए, अब सरकारी तिजोरी खाली हो गई है, जनता चुनाव में आ गई है, चुनाव के मूड में क्या देखेगी, इसलिए इन्होंने इस समय पर स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी है। लोगों की इनको चिंता नहीं है, इनको अपने जेब की। देश पर कर्जा बढ़ा, नेताओं का कर्जा बढ़ा क्या? नेताओं की संपत्ति बढ़ी है। देश पर राज करने वालों की संपत्ति बढ़े और जनता पर कर्जा बढ़े, तो जनता ने ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, समझे आप। स्टैम्प का रेट कम होने की 2014 के पहले मनमोहन सिंह सरकार ने एक एपिडियोट का आपका आवेदन दिया था, सादे पेपर का, 5 रुपए की टिकट का, और उसमें लिखा था नीचे आप लिखो आई नो अभी साक्षी, ऊपर दी गई हुई माहिती मैं मेरे माहिती से पूरी दे रहा हूँ और ये सत्य है, ये माहिती यदि खोटी पाई तो मैं इसका शिक्षा का पात्र दूँ। आवेदन करते था, उसके लिए 100 रुपये की स्टैम्प जरूरत नहीं थी, लेकिन हलफनामा की जरूरत 14 के बाद में चालू हुई। पहले 20 रुपये के स्टैम्प चलते थे, 50 रुपये के चलते थे। तो ये सरकार जेब भर है, अपने मुट्ठी भर लोगों के, अपने साथ रहने वाले लोगों को जेब भर के, बाकी जनता की फिक्र नहीं करने वाले, मस्त में रहने वाले। गोंदिया के आमदार जो 5 साल पहले 200 करोड़ के मालिक नहीं थे, आप सोच लो कि ये 5 साल में 2000 करोड़ के कहाँ से हुए? कहीं मट्टी फेंकने गए क्या? लोगों के खेती में गए क्या? राजकारण तो 20 साल से कर रहे थे। गोंदिया के रोड नंबर 1 करने की बात अलग है, किसी भी मोहल्ले का कोई भी रोड ऐसा नहीं है कि आप नई गाड़ी से बराबर जाओगे। आज लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम हो रही है, घुटने की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बाइक भी यदि जा रही है तो बाइक का सस्पेंशन खराब होने की वजह, वो रोड के डिग की वजह, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपका फैमिली बजट साल भर का 10,000 से 50,000 जा रहा है, आप ये बात ध्यान नहीं कर रहे हो। रोड रास्ते अच्छे रहेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, समझे। इसलिए इस आमदार को भी बदलना जरूरी है। तो हमारे साथ में और भी लोग हैं प्रत्याशी, उनसे जानेंगे। क्या बताना चाहोगे काका? जैसे कि अभी काका ने कहा कि अभी जो गोंदिया के वर्तमान के विधायक थे विनोद अग्रवाल वर्सेस अग्रवाल, भाजपा और कांग्रेस के दोनों आमदार को बदलो, तीसरे को लाओ, क्या लग रहा है आपको? हम तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे गोंदिया विधानसभा की जनता का एक सौभाग्य है कि इतना अच्छा, सरल और काम करने वाला आमदार हमारे गोंदिया शहर को मिला है। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि इनको और 2 रेजिम दे देना चाहिए विनोद जी अग्रवाल को, ताकि हमारे क्षेत्र का और भी ज़्यादा अच्छा विकास हो। अभी आपको बताता हूँ मैं थोड़ी देर पहले, ये जो रोड रास्ते की बात थी, अभी भैया ने बोले, बहुत अच्छी बात है। मनोहर चौक से लेकर शास्त्री चौक और शास्त्री चौक से पटेल गली से लेकर राजा भोज चौक तक 11 करोड़ रुपए का एक बहुत ही अच्छा सीमेंट रास्ते का बांधकाम माननीय विनोद जी अग्रवाल इनके हस्ते हो रहा है, जिसका भूमि पूजन पिछले दिनों हुआ है और अभी काम चालू होने वाला है। बात सही थी क्या कि पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल इन्होंने बाधा डाले थे उस रोड में? ये इसका मुझे मालूम नहीं है, इसका मुझे नहीं, बात सही थी यानी? नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो 11 करोड़ का भूमि पूजन हुआ उसमें मैं शामिल था
और ये काम मंजूर हुआ। भूमि पूजन करते समय थे, लेकिन जब बाधा डाले तब नहीं थे क्या? नहीं, उसमें मुझे कुछ जानकारी नहीं। और उसका ये कारण बता रहा हूँ, 1952 से अपने यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई और गोंदिया विधानसभा ऐसी है, यहाँ पर जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी तक के इतने चुनाव हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक के यहाँ से गोंदिया से विधायक नहीं बना सकी। लेकिन पहली बार विनोद भैया के नेतृत्व में, विनोद भैया के व्यक्तिगत छवि के कारण पहली बार गोंदिया में भारतीय जनता पार्टी और कमल खिल रहा है। आप 23 तारीख को देख लोगे, गोंदिया में पहली बार कमल खिलेगा। क्या लग रहा है आपको कि पिछले कुछ दिनों से गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के सोशल मीडिया पोस्टर पर ठेकेदारों के आमदार, ठेकेदार विधायक और 2000 रुपए करोड़ के मालिक, जैसे अभी भैया ने कहा, क्या लग रहा है आपको? क्या ठेकेदार विधायक है या विधायक ठेकेदार है? नहीं, ये गलत क्या है। चाचा भतीजा ठेकेदार है? नहीं, ये गलत बात है कि ऐसा कहना गलत होगा कि ठेकेदार भाजा भतीजा है कि विनोद भैया है। मैं बोलता हूँ अपना शहर का जो नेतृत्व कर रहा है आज के तारीख में, विनोद भैया जो कर रहे वो सबसे सही कर रहे, और अपना तो मतदान पूरा विनोद भैया के तरफ है, इसमें कोई बाधा नहीं है। और उसके बाद में जो वार्ड मेंबर का चुनाव आने वाला है, हमारे बड़े भाई विष्णु नागरिकर जी, हाँ विष्णु नागरिकर जी हमारे, हाँ, वो बात का मैटर है, पर हमारे बड़े भाई विष्णु नागरिकर को हमको लाना है, काम खत्म। क्या लग रहा है 2000 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है? 2000 करोड़ देखो ऐसा है, ये चुनाव आमदार लेवल के है और वार्ड मेंबर चुनाव पे सबकी अपनी अपनी अलग राय होती है। हमारे बड़े भाई श्याम चौरे जी ने जो बोला है कमल खिलेगा, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये पंजा है, पंजा ही रहेगा, लेकिन हम कलर बदलते नहीं, हमारे विचार एक है, विचार वैसे ही रहेंगे। हमारे मित्र ने, संतोष बाबू पटले जी ने फूल का देखो जो निशान लगा, उन्हें कलर बदल दिया, भगवा कलर कहाँ गया? इसके पहले भी मैंने ये कहा था, कमल का कलर कहाँ गया? अभी मेरे को एक बार बताओ, कमल, एक मिनट, हमारा कलर बदला नहीं है, हम बदलेंगे नहीं, हम जैसे थे वैसे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो चुनाव का निर्णय, हम पंजे के साथ है, पंजे के साथ, और पंजा ही बदलेंगे हालात, ये नहीं रहेंगे ना मेरे दोस्त, ना हाथ जोड़ सकते ना मेहनत कर सकते, इसलिए इनके साथ चलना है। और वो देखिए सफेद, भगवे का सफेद हो गया यार, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा आपको। आज मेरे को एक बार बताओ, अगर से कमल की झंडियाँ भी लगी हुई है और पंजे की भी झंडियाँ लगी हुई है, ना तो कमल भगवा था, भगवे के ऊपर में सफ़ेद कलर का ही कमल है। अब ये आँख से अंधे है हमारे भाई, तो मैं उनको नहीं बोल सकता, बट इतनी है, मेरे मित्र है, मेरे भाई है, मेरे भाई है। अभी मेरे को एक बार बताइए, ये जो कमल का फूल है जो बायलेट के ऊपर में जाता है, तो वहाँ पर जब जो सफ़ेद कमल का फूल रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, इसीलिए ये हम सफ़ेद कमल लगा के चलते हैं। और रही बात विकास की, आज आप मेरे को एक बार बताओ, आप तो यहाँ पर तो सभापति भी रह चुके हैं और बहुत सारे मतलब पार्षद चुन के गए, मैं तो हारा हुआ आदमी हूँ, मैं हारा हुआ आदमी। परवा क्रमांक 4 में और 2 में विकास में नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्या बोलूं? अच्छा मेरे को एक बार बताओ, अपने यहाँ पर गटर योजना आई, ठीक है, अपने यहाँ पर गटर योजना आई, मैं आपको कितने काम गिना दूँ? 10 करोड़ के काम पूरे गिना दूँ? नगर परिषद में 22 वार्ड है, 22 वार्ड में सर्वे मारे तो उसमें 4 और 2 में नजर नहीं आ रहा विकास। सबसे 4 नंबर और 2 नंबर, एक मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज्यादा, क्योंकि इस एरिया में गटर योजना चालू होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। थोड़ा सा बोलने तो दो। अभी मेरे को एक बार बताओ, गटर योजना का काम शुरू होने की वजह से आप पूरे जनता को मालूम है कि हर छोटी से छोटी गली को भी खुदवाया गया, 5 फीट 6 फीट खुदवाया गया। हमने इतने रोड लाए, सबसे पहले शारदा मंदिर वाला रोड, सेकंड नंबर पे अपना पटेल गली, नहीं पटेल गली क्या शीतला माता, अपना माता मंदिर, राम मंदिर, ये अभी इधर में नई कॉलोनी बनी, उधर के स्कूल के पास से जाओगे तो साइड वाली गली, जीते चौक की गली, यानी इतना वर्क हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन कैसा है, 100% पूरी गलियाँ पूरी खुदी हुई है। अब उनको बनाने के लिए भी कम से कम तो सब 5 साल 7 साल का समय मिलेगा। इस बीच में कोरोना काल आ गया, पूरे कोरोना काल में मैंने बगैर, आप तो मतदाताओं की बात करते हो, यहाँ पे जो किराए वाले रहते हैं, मैंने उनके लिए खाने के टिफिन की व्यवस्था किया, उनके लिए सब्जी का जो व्यवस्था किया, उनके लिए अनाज की व्यवस्था किया। मैं सिर्फ मतदाताओं के लिए नहीं, मैं कार्य करता हूँ और सभी ने छोटा गोंदिया के कार्य के लिए विकास करना चाहिए और अपने कार्य के लिए सभी भाई लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मैंने
मैं एक साधारण इंसान रहने के बाद में भी विनोद भैया अग्रवाल आमदार होने के बाद भी मैंने 10 करोड़ के काम हमारे माध्यम से, श्यामबाबू के माध्यम से और भी हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से आए। ये काम विकास के काम करना चाहिए और विनोद भाई को एक बार पूर्ण बहुमत से जिताना चाहिए। मैं सभी से एक सवाल है भूमिगत गटार योजना की आपने बात कही, भूमिगत गटार योजना के लिए क्या रोड खोदना उचित था, या वो रोड जब खोदे तो कई सारे हादसे हुए, इसके लिए कौन जिम्मेदार? बैरिकेड की सुविधा नहीं, कई सारे हादसे हुए हैं। इसके हम गोंदिया में आपको ताज़ा उदाहरण दे सकते हैं। इसके लिए देखो, आप मेरे को बताओ, गटार योजना आई। अब गटार योजना में 5 फीट जगह खोदना था क्या 10 फीट जगह खोदना था? अब मेरे को तो ऊपर ऊपर तो पाइप जा नहीं सकता। और गटार योजना पिछले ये नगर परिषद की योजना है, विनोद भाव की योजना है। हमारे माननीय श्री अशोक राव जी इंग्लिश काका अध्यक्ष थे, उनके रिजिम में ये योजना आई है। अब उस योजना के अंतर्गत इन्होंने 5-5 फीट नीचे में अंदर में पाइप डाला है, इसलिए क्योंकि 10 बार वो पाइप ना ख़राब होगा ना कुछ होगा, उसकी लाइफ 100-200 साल पुराने है, मतलब ऐसी बताई जाती है। अब गटर योजना से कितना फ़ायदा होता है तो ये तो चालू होने के बाद में ही पता चलेगा। मैं उसके ऊपर में ज़्यादा नहीं बोल सकता। क्या बता योजना में कुछ और बातें आ रही है कि आगे चर्चा चल रही कि हर पार्षदों को एक एक्टिवा दी गई है, वो कारण क्या है? अब मैं तो पार्षद नहीं था, भाव के पास में एक्टिवा दिखी नहीं। अब इसका जवाब हमारे विष्णु भाव नागरिकर जी दे सकते हैं। उनको 2 लाख मिले कि 5 लाख मिले, अब ये सवाल का जवाब तो विष्णु बाबू ही दे सकते हैं। एक सवाल है मेरा आपसे, भाजपा में जाने के बाद ईडी की कार्रवाई नहीं होती क्या? दूध जैसे क्लीन हो जाते हैं, लोगों के जरिए पता चला। मैं भाजपा में नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी यानी अजित पवार जी, लोगों के यहाँ से बाल्टियाँ गायब होती, छोटी छोटी चीज़ें गायब होती, यहाँ से तो विमान ही गायब हो गए विमानतल से। तो ये कि छोटा सा घोटाला होगा क्या? बहुत सारे करोड़ों का विमान होता है, बहुत सारे करोड़ों का घोटाला है, एक मिनट मेरे को ले लीजिए, है ना। तो यहाँ सिर्फ भाजपा में कैसा है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है, आप घोटाले करो, भाजपा में शामिल हो जाओ और बाकी सब व्यवस्थित करो। क्या होता? मेरा ये कहना था, हमारे मित्र ने कहा जो गडर योजना पे आपने बात की है, 2012 में मैं नगर सेवक अपक्ष चुन के आया, सभापति बना। उस समय इस योजना का फॉलोअप है, पहले प्रस्ताव लेना पड़ता है और उसका हमने प्रस्ताव भेजे। और जिस समय में ये गडर लाइन का काम चालू हुआ उस समय में हम पद पे नहीं रहे, हम 50 वोटों से चुनाव। एक्टिवा की बात कही जा रही है, एक्टिवा दी गई थी क्या? देखो कैसा है, जो नगर सेवक थे और जिनके कार्यकाल में जब टेंडर हुआ और काम हुआ, अब किसको क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, तो कैसा है, आप हमारे बड़े भाई पत्रकार लोगों ये सब खबरें आपको रहती है, मैं इसलिए ये खबर हमें सूत्रों के हवाले पता चली, हमें भी पता नहीं है बराबर। हाँ, ये बराबर है आपका कहना, पर अब वो गडर लाइन में एक्टिवा दी गई नहीं दी गई तो अब जो रेगुलर मेंबर है उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। क्या लग रहा है इस बार कौन मारेगा गोंदिया में हाथ? कौन मारेगा गोंदिया में हाथ? एक बात बताइए मुझे, मैं सीधी सीधी बात पूछता हूँ, आप भी मेरे भाई हो, यहाँ मेरे बैठे जितने भाई है, गोंदिया विधानसभा में सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है? वंचितों की, ओबीसी की और बाकी जो मेरे एसटी एनटी ये मेरे भाइयों की। तो यहाँ से किसी ने हाथ मारना चाहिए, एक मेरा वंचित ही आगे जाएगा ना यहाँ से। तो ना बीजेपी ने उनके साथ क्या बोल सकते हो उसको, उन्होंने भी नहीं उनको टिकट दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना किसी और दूसरे पार्टी ने दी। एक मन से सिर्फ इकलौती ऐसी पार्टी है, राज साहब की ऐसी पार्टी है जिसने एक ओबीसी चेहरा, एक वंचित चेहरा दी है। तो एक वंचित को, एक ओबीसी को, एक एसटी एनटी लोगों को, जो मेरे भाई है, जो ग्राउंड लेवल से आते हैं, उनको ये डिसाइड करना है कि कौन सा चेहरा चाहिए, उनके बीच का चाहिए या वही मारवाड़ी और अग्रवाल चाहिए जो आज तक के इन्होंने सिर्फ रोड के नाम पे, रास्ते के नाम पे, सबके नाम पे सिर्फ घोटाले किए। एक बात बताइए मेरे को, रोड कैसे बनते आपको मालूम है क्या? अगर से विष्णु भाऊ के घर से रोड बनाना है चावड़ी चौक तक, तो पहले रोड बनेगा कैसा? जो लोकार्पण होगा, भूमि पूजन होगा ना, विष्णु भाऊ के घर से चावड़ी चौक, और दूसरी बार चावड़ी चौक से विष्णु भाऊ के घर तक। तो एक रोड को 2 बार बना के क्या दिखाना चाहते हो एक ही साल में? यानी आप ये साबित करना चाहते हो कि आपकी क्वालिटी खराब है, आपके बनाने का
काम खराब है आपका, सब कुछ खराब है, या तो फिर आप ये दिखाना चाहते हो कि खुला खुला भ्रष्टाचार है, खुला खुला भ्रष्टाचार। अब बात रही गटर योजना की, बात कर लेते थोड़ा। गटर योजना पे मेरे बड़े भाइयों ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। बड़े बड़े शहर बने, आपने भी मुंबई पुणे बहुत सारे शहर में अंडरग्राउंड गटर योजना है, आपने देखे वहाँ की पाइपलाइन कितनी बड़ी है, एक आदमी अंदर से पैदल गुजर सकता है, इतने बड़े पाइप है। क्यों? क्योंकि शहर रोज बढ़ रहा है, रोज छोटा नहीं हो रहा है। और जो हमारे गटर योजना में पाइप डाले ना, वहाँ तो बच्चा मुँहते तो खत्म हो जाए पाइप। तो ये पाइपलाइन डाल रहे हो कि जबरदस्ती की गटर योजना खड़ी कर रहे हो? बता दे नगर परिषद कितने करोड़ का काम है, कितने में हुआ? पूरी रोडों की माँ बहन लेके बैठे हो, रोड में लोग गिर रहे, लड़के गिर रहे, बच्चे गिर रहे, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे। इसके जिम्मेदार कौन? प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता है क्या? या यहाँ के विधायक इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, या यहाँ के सांसद यहाँ की जिम्मेदारी लेते हैं? कल मेरे मित्र का एक एक्सीडेंट हुआ। क्यों? कि ये गटार योजना से, मेरा भाई है, क्या नाम है उसका, अपना चिजमन मोहल्ले का राकेश करके है, उसका एक्सीडेंट हुआ कि जहाँ से गटर खुदा वहाँ गड्ढा पड़ गया। क्योंकि इन्होंने गटार में जो पाइपलाइन डलवाई, उसके बाद में जो इन्होंने कंक्रीटिंग की है वो भी उस दर्जे की नहीं है कि वो कंक्रीट रह जाए। 50 गड्ढे 50 जगह मैं ऐसी दिखा दूंगा आपको। तो इसका मतलब क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? तो बीजेपी कांग्रेस मिलकर भ्रष्टाचार नहीं कर रही तो क्या है? हाँ, आज तक किसी ओबीसी को, किसी वंचित को आपने देखे हो कोई रोड के काम करते हुए, बड़े काम करते हुए, ठेकेदारी करते हुए? क्यों नहीं? क्योंकि सरकारी अग्रवाल और मारवाड़ियों की है। तो ये मेरा भाई कितना भी चिल्ला लेना, तो इसको झंडी बांधना पड़ेगा, जीवन भर झंडी बांधना पड़ेगा। ये मेरा बीजेपी का भाई मेरा बहुत पुराना कर्मठ कार्यकर्ता है, लेकिन इसको जीवन भर झंडी ही बांधना पड़ेगा, इसके सिवा इसके पास कोई काम नहीं। क्यों? आपने कल का नागपुर का प्रोग्राम देखे होंगे बीजेपी का, परसों के दिन का कार्यक्रम है मेरे ख्याल से। वहाँ बहुजन समाज और ओबीसी समाज आई करके उन्होंने, वहाँ के लोगों ने, बीजेपी के जो मेरे ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने वहाँ गौमूत्र छिड़का। उसकी वीडियो मैं दिखा सकता हूँ आपको, क्लिप दिखा सकता हूँ। गौमूत्र डाले पूरे ग्राउंड में। क्यों? कि हम लोग ओबीसी के और हम लोग वंचित हैं, तो क्या वो साला ग्राउंड खराब हो गया क्या? हम इंसान नहीं है क्या? हम वोट देते हैं क्या? एक बात बताओ कि आपको सीधी सीधी कड़वी कड़वी बात बताता हूँ, कांग्रेस को, ओबीसी, कांग्रेस को, ये बाकी जितने पक्ष आहे बीजेपी को, आज तुम्ही वोट द्या, उद्या मेलेत तरी चालेल, 5 वर्षानंतर पुन्हा जिवंत व्हा, त्यानंतर तुमचं काही नाही। हेच त्यांची नीती, हेच त्यांचं राजकारण। एवढंच बोलून संपवतो आता। जर बोलायला गेलो तर आम्ही भरपूर बोलू शकतो। हमारे साथ में चावड़ी चौक में कई सारे जो लोग थे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और मनसे के पदाधिकारी मौजूद थे। आज उनके साथ आपसी बहसबाजी भी हुई और गोंदिया विधानसभा क्षेत्र वैसे ही पूरे देश की बात आज रखी गई हमारे जरिए। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द दूसरी चौपाल में मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।